चलो बेटा देखिए, हमें रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे, जिसमें हमने कहा था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होगी वो इक्वल आ जाएगी। तो अब आज जो हमारा टॉपिक है वो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में, ठीक है। कौन कौन सी है? पहली बात है अपने पास हेट्रोजीनियस रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसके अंदर पहली अपने पास कौन सी? हेट्रोजीनियस। देखना बेटा ध्यान से समझना, बस ये वर्ड समझ में आया सारी चीजें हो जाएगी। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और होमो का मतलब होता है सेम। हेट्रो वर्ड वहां पर यूज कर रहे हो आप जहां पर अलग अलग चीजें, मीन्स जैसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ते थे जहां पर प्रॉपर्टी दोनों की अलग अलग हो, या फिर तीन भी सब्सटेंस हो सकते थे वहां पे। सेम एज इट इज होमोजीनियस रिएक्शन, मीन्स अगर आप रिएक्शन प्रोसीड करवा रहे हो, अगर रिवर्सिबल तो है, देखने हमने पढ़ा है रिवर्सिबल तो है, बट जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होगा उनकी जो कंडीशंस होगी वो अलग अलग रहेगी। मीन्स कोई सॉलिड है तो बाई चांस मान लीजिए कि हमारे पास रिएक्टेंट सॉलिड फॉर्म में है, तो अब मेरे पास प्रोडक्ट किस में मिल जाए? लिक्विड में मिल जाए, तो क्या हो गया? अलग अलग फेज हो गया उसका, तो उसको बोलते हो हेट्रोजीनियस। तो पहला एग्जांपल अपने पास CaCO3, CaCO3 जो कि सॉलिड फॉर्म में था हमारे पास, उसने रिवर्सिबल रिएक्शन दी जरूर, बट हमारे पास एक कंडीशन आई किस चीज की? एक तो CaO को एक लाइन मिला जो कि किस फॉर्म में मिला अपने को? सॉलिड फॉर्म में, प्लस में एक कार्बन डाइऑक्साइड मिली जो कि किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, ये सॉलिड है, यहाँ पे भी सॉलिड है, अगर बेटा यहाँ पे भी सॉलिड रह जाती कोई चीजें तो अपने पास कंडीशन आ जाती होमोजीनियस की। अब क्या हो गया? अलग अलग आ गई, ये गैस सॉलिड, यहाँ पे सॉलिड है, अगर एक भी अलग मिल जाए आपको तो वहां पर क्या कहलाएगा? हेट्रोजीनियस रिएक्शन कहलाएगी। हो जाएगा। एक और है MgCO3, एक और एग्जांपल ले लीजिए, यहीं से है MgCO3 है, ये किस फॉर्म में अपने पास है? सॉलिड फॉर्म में है। यहाँ से रिवर्सिबल रिएक्शन इसने दी और किस फॉर्म में ब्रेक हो गया अपने पास? एक तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा, और साथ ही साथ CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है गैसियस फॉर्म में मिलेगा। हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास होमोजीनियस रिएक्शन। होमोजीनियस कौन सी होगी? रिएक्शन रिवर्सिबल तो होंगी बट एक फेज में रहेंगी। अगर सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट सारे के सारे गैसियस में तो गैस में मिलेंगे, लिक्विड है तो लिक्विड में मिलेंगे। जैसे कि हमारे पास होमो की बात करते हैं आप, होमोजीनियस रिएक्शन रिवर्सिबल में, तो पहली रिएक्शन कौन सी दे रखी है? H2 + I2। तो बेटा H2 क्या? गैस, और I2 भी क्या है? गैस है। क्या दिया अपने को? 2HI दे दिया जो कि ये भी हमारे पास गैस है। अब देखना है सभी का फेज एक जैसा, इसका मतलब कौन सी अपने पास होमोजीनियस रिएक्शन कहलाएगी। हो जाएगा भाई। और एक एग्जांपल दे रखे हमारे पास किसका? एसिटिक एसिड का दे रखा है, उसके साथ इथेनॉल है, दोनों के दोनों किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। तो अपने पास क्या मिला? एस्टर मिल रहा है, एस्टर मिलेगा ना, CH3 COO C2H5 और H2O बाहर निकल जाएगा, जो कि दोनों प्रोडक्ट होंगे वे भी लिक्विड कंडीशन में रहेंगे। हो जाएगा। अब टाइप्स ऑफ होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन, अब इसके अंदर भी अलग अलग टाइप्स आ गए हैं हमारे पास। होमोजीनियस में तो पढ़ लिया हमने, इसमें कौन कौन से टाइप हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला कहता है कि व्हेन देयर इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अगर अपने पास मॉलिक्यूल में कोई भी चेंज नहीं आता, समझ में आ रहे बात है, तो हमारे पास कंडीशन क्या कहलाएगी? होमोजीनियस तो आई, तो कंडीशन होगी हमारे पास जब कोई भी चेंज नहीं है किसके अंदर? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। ठीक है भाई। कैसे? जैसे कि हमारे पास कंडीशन यही है इसी प्रकार से, तो पहला कंडीशन लेते हैं जब कोई भी मॉलिक्यूल्स के अंदर चेंज नहीं है। यहाँ से कितने हमारे पास? H2 2, यहाँ से कितने? 2 ही हैं, यहाँ से भी कितने बने? 2 हाइड्रोजन और 2 आयोडीन ही मिले, तो कितने हो गए टोटल? इक्वली हो गए। समझ रहे हो? समझे या नहीं समझे भाई? आप ये नहीं कहोगे सर 2 और 2 4, ठीक है, और यहाँ से तो 2 मिले, बट बेटा ये 2 मल्टीप्लाई भी तो इनके साथ, तो आप टोटल हमारे पास कितने? यहाँ से भी 2 और ये भी 2 और यहाँ से भी कितना मिला अपने पास? 2 ही मिल गए हैं। हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास एग्जांपल दे रखे हैं व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। कैसे हो गया? PCl5 दे रखे बेटा, PCl5।
PCl5 हमारे पास कंडीशन दे रखी है, यहां से क्या बना, दो तरह की कंडीशन आई, एक तो PCl3, ठीक है, प्लस Cl2। बेटा यहां से कितना था टोटल, एक ना, टोटल एक, मॉलिक्यूल तो एक ही है ना, यहां से कितना है, एक ये और एक ये, टोटल कितने बन गए, दो मिल गए। तो मीन्स हमारे पास प्रोडक्ट तो नहीं कहेंगे, आप ये कहोगे कि हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए भाई, इंक्रीज हो जाते हैं। दूसरा, जब अपने पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो जाएं, ठीक है, जैसे कि N2 + 3H2 दे रखे हैं, N2 + 3H2, तो क्या मिला अपने पास, 2NH3। अब बेटा ध्यान देना, एक और तीन, चार, तो टोटल तो यहां से 3 मॉलिक्यूल इसके और एक इसका, तो 4 हो गए। यहां पर कितने मिल रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, इसका मतलब 4 से कितना मिल रहा है अपने को, 2 मिल रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। हो जाएगा नहीं, बताओ कोई डाउट हो तो भाई, नहीं आई समझ में। बेटा देखो हमने कंडीशन पढ़ी है, एक पहली कंडीशन, जब मॉलिक्यूल क्या रहे, सेम रहे, तो यहां से देखिए एक H2 है, एक I2 है, तो टोटल कितने हो गए, 2 हो गए। यहां से कितने मिले, 2 ही मिल रहे हैं। दूसरी कंडीशन कही कि जब हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो जाएं, एरो से लेफ्ट हैंड साइड पहली मीन्स स्टार्टिंग में इस तरफ लिए, तो PCl5 तक कितना था, एक, टोटल हमारे पास कितने बना, एक यहां से और एक यहां से, तो कितने हो गए, 2 हो गए। जब एक हमारे पास कंडीशन दूसरी है, जब हमारे पास ज्यादा होंगे और उससे कम मिल जाए, तो यहां से कितना, एक यहां से और 3 ये, तो टोटल 4 मिले कितने, 2। समझे नहीं समझे, ये कंडीशन है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास होता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कि एप्लीकेशन है उसकी। अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है उसके बारे में बताते हैं भाई। वो अपने पास समझने के लिए आप एक रिएक्शन लिखते हैं, जैसे कि गिवन अपने पास AB + CD और रिवर्सिबल फेज पे दे रखी बेटा, देखते हैं एक बार। गिवन है A + B और यहां से क्या मिला, C + D, ठीक है। तो अपने पास टॉपिक क्या हो गया, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब तो रिवर्सिबल ही है, और किस रूल को फॉलो करता है, लॉ ऑफ मास एक्शन। अब लॉ ऑफ मास एक्शन हम आगे पढ़ेंगे कि आखिरकार है क्या। असल में क्या होता हमारे पास कि आपने 12th में पढ़ते हो एक इसके बारे में, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर अपने को पढ़ने को मिलता है, बट फिलहाल यहाँ पर भी हम इस चीज़ को पढ़ेंगे कि क्या कंडीशन होती है। इस सारी चीज़ को बेटा आप कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिखते हो, किसकी फॉर्म में लिखते हो, कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिखते हो। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन होती है उसके बारे में बात करते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या है कि कंसंट्रेशन, यहाँ से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये भी रिएक्टेंट अपने पास, ये दोनों के दोनों क्या है, प्रोडक्ट है। बट रिवर्सिबल में ना तो रिएक्टेंट बोल सकते आप, ना ही प्रोडक्ट बोल सकते। तो अपने पास टोटल फिलहाल अगर अपने पास एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होती तो ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट होता। तो हम कैसे लिखते हैं इस चीज़ को, कंसंट्रेशन की फॉर्म में अगर किसी चीज़ को लिखना, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे ए के बाहर क्या लगा दोगे, इस तरह के ब्रैकेट लगा दोगे, उसको क्या लिख बोलोगे आप, ए की कंसंट्रेशन। बेटा बी की कंसंट्रेशन ये हो जाएगी, सी की यहाँ से इस तरह से लगा दोगे ब्रैकेट, और डी की कंसंट्रेशन में ये ब्रैकेट लगा दोगे, हो जाएगा भाई, ठीक है। अब लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या है कि फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, तो ये हमारे पास है, तो क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप लिखते हो इस तरह से। एक अपने पास बैकवर्ड चल रही है, तो वो किस कंडीशन में, अब फिलहाल यहाँ से ये चीज़ चल रही है, तो आप ये बना रहे हो, या तो कंप्लीट लिखोगे, अगर रिवर्सिबल होती ना इरिवर्सिबल, तो आप कैसे लिखते हैं इसको, देखो A + B, और अगर मेरे पास C + D होता तो आप ऐसे लिखते कि C की कंसंट्रेशन और D की कंसंट्रेशन अपॉन A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन, ये कंडीशन आती है बेटा। बट फिलहाल हम क्या बोल रहे हैं, रिवर्सिबल। कौन सा केस, रिवर्सिबल। तो फॉरवर्ड हो रहा है, तो रिएक्टेंट से यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ है, फॉरवर्ड का मतलब यहाँ से ये चीज़ बन रही है, बैकवर्ड का मतलब क्या है, यहाँ से ये चीज़ बन रही है। तो ये मैं यहाँ पर F लिख देता हूँ, इसको B लिख लूँ, लिख सकते हैं ना। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड कैसी होगी, रेट में हमने बताया था चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होता, वैसे तो रेट मैंने आपको बताया था। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फॉरवर्ड है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इससे ये बन रहा है ना,
तो ये इसकी वजह से है। तो यहाँ पर कैसे लिखोगे कि ए की कंसंट्रेशन और इनटू में लिखोगे बेटा, ये जो प्लस साइन है कभी प्लस में मत लिखना, इनटू में आएगा, कौन सी आएगी, बी की कंसंट्रेशन। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो बेटा के कांस्टेंट, फॉरवर्ड के लिए एफ वर्ड यूज करोगे और यहां से आ जाएगा ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन, हो जाएगा। अब इसी प्रकार से बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, ये कंडीशन आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी की कंसंट्रेशन और डी की कंसंट्रेशन। अब इज इक्वल टू का है तो साइन है, इसको लगाओगे तो रेट ऑफ बैकवर्ड, तो के कांस्टेंट बैकवर्ड और यहां से सी की कंसंट्रेशन और डी की कंसंट्रेशन आप लिख दोगे, ठीक है। बट इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, रेट जो फॉरवर्ड है वो बराबर होती है किसके, रेट बैकवर्ड के बराबर होती है। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होता है अपने पास, रेट फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट बैकवर्ड, समझ गया भाई। अब रेट फॉरवर्ड लिख ले, कौन सी आई थी अपने पास, ये वाली है के एफ, तो लिख लेते हैं। तो के एफ ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के बी सी की कंसंट्रेशन और डी की कंसंट्रेशन, समझ रहे हो बेटा, कोई डाउट। अगर आप के एफ अपॉन के बी निकालना चाहते हो, कांस्टेंट को अलग कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, ये तो इसके नीचे आ जाएगा, ये नीचे चले जाएगा, देखना आप फिर से यही चीज जो मैं बता रहा था आपको इसी तरह से। तो के एफ अपॉन क्या बन गया, के बी, तो यहां से ये इधर आ गया, तो ये इस तरफ लेके आया हूं मैं, तो क्या बन गया बेटा, सी की कंसंट्रेशन डी की कंसंट्रेशन अपॉन ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन। ऐसा ही हमने यहां पर भी लिखा था, बताइए ना, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की लिखते हैं। तो हम डायरेक्ट जब लिखते हो तो आप लिखते हो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की, और अगर आप इस तरह से लिखना चाहो तो ये हमारे पास आ गया कांस्टेंट वैल्यू रह जाती है इक्विलिब्रियम। अब ये क्या अपने पास के एफ अपॉन के बी, दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या कहलाएगा, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कई बार बुक के अंदर आपको ये के सी के बराबर मिलेगा, समझ में आई बात, किसके बराबर, के सी के बराबर आपको मिलेगा, हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या गया, के सी इज इक्वल टू सी की कंसंट्रेशन डी की और अपॉन में ए और बी की कंसंट्रेशन कहलाएगी, हो जाएगा। के सी क्या अपने पास, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाएगा भाई। बताइए कोई डाउट हो तो कर लोगे, बताओ, ठीक है ना। तो ये था अपने पास भाई, लॉ ऑफ मास एक्शन इस तरह से वर्क करता है। नेक्स्ट अपने पास The value of equilibrium constant is independent on the following factor। जो ये अपने पास वैल्यू है किसकी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो कुछ एक फैक्टर होते हैं उनके ऊपर इंडिपेंडेंट रहती है, मीन्स उनके ऊपर डिपेंड करती ही नहीं है। पहली चीज कि कंसंट्रेशन इनिशियल कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी है भाई, कम है ज्यादा है कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर इंडिपेंडेंट रहती है, ठीक है। दूसरा प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, अगर इसके बीच में कैटलिस्ट है तो उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा। तीसरा डायरेक्शन फ्रॉम विच इक्विलिब्रियम इज अटेंड, कौन सी डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम अटेंड कर रहा है। अब देखिए यहाँ से फॉरवर्ड जा रहे हैं, यहाँ से बैकवर्ड जा रहे हैं, तो यहीं पे इक्विलिब्रियम आ रहा है, तो इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रहा है। और जो अपने पास लास्ट वो प्रेजेंस ऑफ इनर्ट मटेरियल, आप इसके अंदर कोई ऐसी चीज डाल देते जो इनर्ट है, मीन्स जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा ही आएगा, समझ रहे हो भाई। तो ये अपने पास कंडीशन रहती है। अब कौन कौन से कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है उसके बारे में बात करते हैं भाई। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज कांस्टेंट, जो होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, कुछ एक फैक्टर हैं। सबसे पहले द मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। अब मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या दे रहे हो, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या दिया आपने, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अगर आप ऐसा लिख देते सी और डी को पहले लिख देते और बी को पीछे लिख देते तो क्या लिखते, अगर अपने पास सी प्लस डी इक्विलिब्रियम ए प्लस बी लिखते तो आप बेटा क्या लिखते, के सी इज इक्वल टू ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन अपॉन सी की कंसंट्रेशन और डी की कंसंट्रेशन, लिखते या नहीं लिखते, समझे या नहीं समझे। तो हम हमेशा इस तरह से लिखते हैं कि जो पीछे वैल्यू उसको ऊपर लिखते हैं और जो आगे वैल्यू उसको नीचे लिखते हैं, हो जाएगा। तो ये कंडीशन मीन्स इसके ऊपर क्या करेगी, वो डिपेंड करेगी, हो जाएगा।
अगर ये कंडीशन है तो बेटा इसको अगर आप के सी मान रहे हो तो इसको क्या मान रहे हो आप, के सी डैश। तो क्या अपने पास फार्मूला बना, के सी डैश इज इक्वल टू, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हो, अपोजिट आ रहा है ना उसका, तो इज इक्वल टू 1/kc। बताइए कोई डाउट हो तो भाई, हो जाएगा। दूसरा स्टिचियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। स्टिचियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, स्टिचियोमेट्रिक क्या होती है बेटा, थोड़ा सा समझना। ये जो वैल्यू लिख रखी है ना a प्लस बी, इसके सामने 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1। जो ये वैल्यूज यहाँ पे 1 2 3 4 जो भी नंबर आ रहा है ना, इसको बोल रहे हो आप स्टिचियोमेट्री। क्या बोल रहे हो, स्टिचियोमेट्री। तो वर्ड समझ में आया स्टिचियोमेट्री क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेता हूँ, 2a + 3b इज इक्वल टू, यहाँ से रिवर्सिबल रिएक्शन मान लेते हैं तो 3d मिल गया मान लीजिए। तो बेटा ये भी स्टिचियोमेट्री, ये भी और ये भी नंबर होगा, जो नंबर होगा वो क्या कहलाएगा आपके पास, स्टिचियोमेट्री कहलाएगा। हो जाएगा। अब देखिए अपने पास किस तरह से ये डिपेंड करता है। कई बार अपने पास जो रिएक्शन होती है ना वो कुछ इस तरह से होती है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 2NO2, क्या दे रखा है बेटा अपने पास, 2NO2 रिवर्सिबल N2 + 2NO2 और रिवर्सिबल रिएक्शन क्या मिल रहा है, N2 + 2O2। इसने रिएक्शन फर्स्ट मान लिया, इसको फर्स्ट मान रखे, समझे नहीं समझे भाई। दूसरा हमारे पास NO2 दे रखी है, यहाँ से फिर से रिवर्सिबल रिएक्शन दिखा रखी है, हाफ N2 + O2, ये रिएक्शन 2 मान रखी है। ठीक है, पहले के लिए क्या आएगा बेटा, पहले के लिए ये ऊपर आएगा ये नीचे आएगा, दूसरे के लिए ये ऊपर आएगा ये नीचे आएगा, ये कंडीशन होगी ना। तो पहले का केसी निकालना एक बार, N2 की बेटा कंसंट्रेशन है ना, और यहाँ से O2 की। अब देखना जो स्टिचियोमेट्री होगा बेटा इसको पावर में लिखते हैं, इसको क्या करते हैं आप, पावर में लिखते हो, ये लिख दिया अपॉन NO2 की कंसंट्रेशन की पावर कितनी, 2। समझे नहीं समझे। और क्या हो जाएगा अपने पास, इसके लिए मैं इसको केसी डैश लिख लूं तो कितना हो जाएगा, N2 की कंसंट्रेशन कितनी, हाफ, और यहाँ से O2 की कंसंट्रेशन कितने है, 1 ही है, तो 1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहाँ से कितना आ गया, NO2 की कंसंट्रेशन भी 1 आ जाएगी, तो लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। समझे नहीं समझे भाई, कोई डाउट, हो जाएगा, कर लोगे या नहीं। तो अगर आप वैल्यू को सोल्व आउट करते हो तो वो डिपेंड करता है भाई, इस तरह से जो वैल्यू अपने पास दे रखी है तो आप इस तरह से कहता है कि वो डिपेंडेंट की बात कर रहा था, किसके ऊपर डिपेंडेंट है किसके ऊपर नहीं है। हो जाएगा, कर लोगे भाई, यहाँ तक कर लेना बेटा। नेक्स्ट हम और बता देंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ लेंगे, और टेम्परेचर वगैरह के ऊपर कैसे डिपेंड करती है या नहीं करती वो आगे हम बात कर लेंगे। दो दिन का हो रही है मुश्किल से।